जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के केमिस्ट्री पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि केमिस्ट्री भी हम लोग के पास धीरे धीरे अब कंप्लीट की तरफ चल रहे हैं। और केमिस्ट्री में आज हम लोग के पास मोल प्रभाज अंश के बारे में पढ़ना है। कुछ बच्चों का बात रहती है, कैसे कॉल करके बताते हैं कि हम लोग को जो भी क्वेश्चंस मिला है अच्छा से मिला है। और उसके बाद हम लोग को ये भी बात पता चला हमारी टीम के द्वारा कि टीम हमारी बताई कि कुछ बच्चों ने ये भी बार बोल रहा था कि जैसे कि जो भी आंकिक प्रश्न लगाते हैं तो उनको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एक दो प्रश्न में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग व्हाट्सएप द्वारा उनके क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो आप लोग से भी निवेदन है कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग भी अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर भेजें, और उससे कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए वहाँ पर आप भेजिए, जिससे कि यहाँ पर आंकिक प्रश्न जो बनता है इससे आपकी समस्याएं ना हो। और ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री मिल रही हैं और यहाँ से आप अध्ययनरत कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि हम कार्यरत हैं अच्छे से। और साहस रखिएगा, कभी हिम्मत मत रखिएगा। किस नाम से मिल रहा है सारे चीज़ में बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री जिसको बोला केमिस्ट्री प्रथम बैच का प्लेलिस्ट बनाया गया, उसी पर मिल जाएगा। और इसका नाम भी है प्रथम बैच, केमिस्ट्री प्रथम बैच है। 22 सूर्यकांत सर डालेंगे, या जिस टॉपिक से मोलरता निर्मलता से पढ़ना है उसको डालेंगे तो आ जाएगा। तो आपको ये सभी चीज़ें यूट्यूब पर प्रथम बैच के नाम से मिल रहा है। किस नाम से? प्रथम बैच। आज हम लोग के बीच में मोल प्रभाज और मोल अंश की बात करेंगे। देखिए, मोल प्रभाज होता क्या है, मोल अंश की दोनों बात सेम होती है। बिलियन की उपस्थिति में, मतलब कोई बिलियन हो तो मैं बता चुका हूं कि बिलियन की बात किया जाता है, बिलियन और विलायक दोनों की बात किया जाता है। बिलियन का सबसे बड़ा मूल पॉइंट यही होता है। तो बिलियन में उपस्थित किसी भी एक घटक के मोलों के जो घटक में जो बिलियन की उपस्थिति में, मतलब कि हमारे पास जो भी बिलियन के घटक में बिलियन और विलायक के कुल मोलों की संख्या का जो होता है उसी को मोल अंश प्रभाव कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है और समझना भी है। अब मोलरता के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग के पास मोल प्रभाज या मोल अंश भी, मोल प्रभाव। देखिए, मोल प्रभाव या मोल अंश दोनों लिख दे रहा है। मोल अंश, दोनों नाम में से कोई नाम पूछ दे तो आप समझिए कि एक ही बात होती है। आज जिससे कि आपको यहाँ पर ज्ञात भी होगा कि हम लोग कैसे पढ़े, क्या क्या चीज़ पढ़े, इसके बारे में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब इसके बारे में हमको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं इसी को मोल में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बात क्या होगी, इसी पर हम लोग सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे। इस पर आंकिक प्रश्न की बात किया जाएगा। हम लोग के टॉपिक में ही चलता रहेगा। फिर विलेयता आएगा। विलेयता के बाद हमारे पास हेनरी के नियम की बात करें, राल्स का नियम की बात करेंगे। धीरे धीरे फिर पराशर दाब आएगा, फिर उसके धीरे खत्म करीब हम लोग आ चुके हैं। लेकिन डीपली पढ़े, अच्छे से पढ़े। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर बिलियन की उपस्थिति में, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, बिलियन के उपस्थिति में, बिलियन की क्या है? उपस्थिति में किसी एक घटक या एक अवयव बिलियन के उपस्थिति में किसी एक घटक या एक अवयव के मोलों
के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक, विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। इसे कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स भी प्रदर्शित कर सकते हैं। स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते ठीक। अब इसके हम लोग देखेंगे, सूत्र की बात करेंगे, फिर उसके बाद चलते रहेंगे। विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश की यदि बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे एक्स ए बराबर एन ए बटे की एन ए प्लस एन बी। ये तो विलेय हो गया। विलायक के मोल अंश एक्स बी, यहां पर लिखेंगे एन बी बट्टी की एन ए प्लस एन बी। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला बनता है। इसी में हम नोट करेंगे, थोड़ा से नोट लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। विलयन के समस्त, विलयन के समस्त, विलयन के समस्त अवयवों के, विलयन के समस्त अवयवों के मोल अंशों का योग, मोल अंशों का योग सदैव एक होता है, सदैव एक होता है। इतनी ही बात हमको समझना है। इसके बाद हम लोग अंक की प्रश्न पर चलेंगे, लेकिन इसको पहले समझेंगे, उसके बाद तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास चीज क्या दिया गया, मोल अंश या मोल प्रभाज की कोई बात पूछता है तो हम कैसे बताते हैं किसी विलयन के उपस्थिति में। कोई भी आपके पास विलयन है, उसकी उपस्थिति में मैंने बता चुका हूं कि विलयन जो होता है विलेय और विलायक पर बात करता है। कहे कि में उपस्थिति में किसी एक घटक, कोई एक घटक लो या एक अवयव, या एक घटक की बात करो, एक अवयव की बात करो, दोनों में से कोई एक बात बोल सो, या एक घटक या तो एक अवयव, दोनों में से कोई एक बात बोलना है। एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक क्या मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक, देखो दिया गया है ना कि विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, के कुल मोलों की संख्या के अनुपात, अनुपात का मतलब कि रेशियो में, अनुपात का मतलब होता है कि जैसे 2:3,
2:3 इस तरह की बात कर रहा है। अनुपात को उस अयोग का मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहलाता है। बात समझे कि नहीं है? एक बार और देखो, विलयन के उपस्थिति में, मेरे साथ साथ बोल चलिए, विलयन के उपस्थिति में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अयोग का मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। इसे स्मॉल x से प्रदर्शित किए गए। इसका फार्मूला क्या है? हमारे पास सूत्र की बात करता है। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र है। विलेय के मोल की बात किया जाए तो Na/NA प्लस NB हो जाएगा। विलायक की बात करेगा तो NB/NA प्लस NB हो जाएगा। नोट में ये बात ध्यान देना कि नोट में लिखा गया है कि विलयन के समस्त जितने भी विलयन इसमें बात किया, समस्त मोल अंशों का जो योग कितना होगा? 1 होगा। इसका मोल अंशों का योग क्या होगा? सदैव 1 आता है। इसीलिए बोला गया सदैव क्या उत्पन्न होता है? 1 उत्पन्न होता है। विलयन के समस्त अयोग के मोल अंशों का योग कितना होता है? सदैव 1 होता है। सदैव कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चलते हैं आंकिक प्रश्न पर। ये तो क्लियर हो गया होगा। आंकिक प्रश्न क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने डिफिनीशन सीखा। आंकिक प्रश्न के लिए मैं बात करता हूँ, इसमें ज़्यादा नेचुरल चीज़ नहीं था। देखिए, देखो यहां पर हम लोग सबसे पहले आंकिक प्रश्न की बात करें। किसकी? आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ साथ। 72 ग्राम जल 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या करना है? गणना करना है। देखो हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले बात किया कि जल 72 ग्राम जल, सॉरी 72 ग्राम क्या दिए? जल दिए गए। जल का द्रव्यमान यहां पर लिखना सबसे पहले। जल का मतलब H2O का द्रव्यमान कितना दिए गए? 72 ग्राम, ये दिए गए। फिर आगे बात करते हैं एथिल एल्कोहल। C2H5OH। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या? C2H5OH का द्रव्यमान
92 ग्राम दिया गया। अब यहीं पर लिख लो H2O का आणविक द्रव्यमान सबका निकालते चलो। आणविक द्रव्यमान का मतलब H2O का H2O, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो कहना कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर, 2 नंबर 8 गुना के कितना 16 हो गया, 2 + 16 = 18 की बात किया गया। इसी तरह या इसी प्रकार एथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान देखो निकालो, C2H5OH का कार्बन क्या नंबर पर 6 × 12 × 2 प्लस 1 हो जाएगा 5, ऑक्सीजन कितने 8 × 16 प्लस 1, 12 × 24 प्लस 5 × 5 16 × 1 17। देखो कितना हो गया, 7 7 4 11, 11 5 कितना आ गया 16 का 6 हाथ लगा 1 ये 2 1 2 1 3 1 क्या था 4, 46 ग्राम कितना आ गया। मतलब एथिल अल्कोहल का जो कितना आया आणविक द्रव्यमान 46 ग्राम आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं। देखो हमने पहले क्या निकाला, जो चीज दिया था लिख दिया, फिर बोला गया था कि दोनों का निकालने के लिए दोनों का हमको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लिख लिया। अब यहाँ पर देखो हमको एक चीज नहीं पता है, क्या चीज नहीं, प्रश्न में दिया गया है कि जल के मोलों की संख्या पता है, नहीं पता है। तो यहाँ पर जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो जल के मोलों की संख्या का मतलब ये संख्या को यंश दर्शाते हैं, और जल का मतलब H2O। ठीक, अब इसका क्या होता है फार्मूला, ये लिख दे रहे हैं, जल का द्रव्यमान बटे के जल का आणविक द्रव्यमान। देखो ये हमारे पास क्या निकल गया है, सूत्र निकल गया है कि नहीं निकल गया। इस पे मैं बात करता हूँ NH2O का, पर इसकी वैल्यू कितनी है, H2O का द्रव्यमान कितना दिया गया, H2O का द्रव्यमान कितना दिए 72 दिया 72 बटे के। फिर हमारे पास हाइड्रो मतलब जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम है, 18 है, 18 चौके 72 4 आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया। तो फिर इसी तरह हम किसका निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का C2H5OH का लिख लेंगे। अब फार्मूला उसी तरह का लगेगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, का के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या मतलब NC2H5OH बराबर C2H5OH का द्रव्यमान बटे के C2H5OH का आणविक द्रव्यमान। ये हमारे पास क्या बन गया, सूत्र बना कि नहीं बना, सूत्र बना। यदि मैं इस पे मैं लिखता हूं NC2H5OH बराबर, इसका जो C2H5OH का द्रव्यमान कितना है, तो कहोगे पहले से एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान दिए 92 दिए, 92 दिए बटे के,
C2H5OH का आणविक द्रव्यमान कितना है? 46। 46 दूना कितना होता है? 92, 92 जिसको बोला जाता है। देखो NC2H5OH का कितना गया? 2 आया कि नहीं है? तो अब यहाँ मतलब मोलों की संख्या, जल का मोलों की संख्या 4 और एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितनी? 2 आ गई। अब कुल मोलों की संख्या, अब इसको रेज कर दें, इसको रेज कर दें तो इधर लग जाएगा। रेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है लिखा गया, जल का तो वैल्यू बता ही दिया जाएगा। ठीक है, देखो कुल मोलों की संख्या, देखो कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का मतलब यन से, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, NH2O प्लस NC2H5OH, यही आएगा कुल मोलों की संख्या, जोड़ना है। तो कितना है? 4 प्लस 2 मिला दिया जाएगा, कितना आ जाएगा? तो कहोगे 6 आ गया। 4 प्लस 2 मिला जाएगा तो कितना आ गया? 6 आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ 6 है कि नहीं है? 6 आ गया। हाँ, लेकिन हमारे प्रश्नों का दोनों मोल प्रभाव या दोनों मोल अंश का क्या करना? गणना दोनों करना है। अच्छा, अब तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जल का निकालेंगे। ये हमारे पास कितना निकल के? मोल की बात करें तो हमने क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं उसी को रखेंगे। हमने क्या करेंगे कि उसी वैल्यू को हम लोग रखेंगे। जल का मोल प्रभाज, जल का हम डायरेक्ट लिख देंगे, जल का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? अब देखो जल का मोल प्रभाज क्या होगा? जल की संख्या होगी NH2O बट्टे के, अब हमारे पास संख्या जो होती n होती, सेम इसी तरह हमने उसको भी लगाएंगे। इसका मतलब ये हमारे पास बना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? स्किप करनी पर देखो ये 4 लिखा गया, 4 आ गया। टोटल n की वैल्यू कितनी है? 6 बट्टे के 6। तो हम काटेंगे 2 दूनी के 4, 2 3 6, यही आएगा। मतलब कि 2 बट्टे कितना गया? 3। इससे भाग देंगे 0.66 आएगा कि नहीं है? 0.66 आएगा। मतलब इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 7 की बात किया जा सकता है। एक तो ये पूछा गया। फिर इसी तरह NC2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल, n क्यों लिखेंगे? यहाँ पे n की जरूरत नहीं है। C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर क्या लिखेंगे? NC2H5OH बट्टे की n। n क्या है? कुल मोलों की संख्या। n क्या है? कुल मोलों की संख्या। इसका मतलब ये भी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? हम लोग के पास यही आई, 2 आई है, 2 लिखो बट्टे के। कुल कितना आया? तो 6 आया था। 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब 1 बट्टे के 3। इसको डिवाइड किया 0.33 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास जो आंसर की बात किया गया था 0.67 की बात या 0.33 की बात किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह की यदि बात किया जाए तो हम लोग लगाएंगे और समझेंगे। आप देखो समझ लो क्या क्या चीज़ दिया गया था, सवाल वहीं पर है, सवाल रेज नहीं किया गया। समझो देखिए हमारे पास जो दिया गया कि 72 ग्राम जल, मतलब कि 72 ग्राम जल का मतलब H2O की जो वैल्यू दी गई है 72 ग्राम दी गई। कितने ग्राम? 72 ग्राम दी गया था, ये दिया गया था। मतलब कि मैंने बताया हूं कि जो द्रव्यमान की जो वैल्यू दी गई, किसकी वैल्यू दी गई है? द्रव्यमान की वैल्यू दी गई है। किसकी? द्रव्यमान। किसकी द्रव्यमान की? जल के द्रव्यमान की। फिर उसी तरफ दिया कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है।
एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। को मिश्रण में दोनों मोल प्रभाज की गणना कर, दोनों का, जल का भी और हमारे साथ साथ एथिल एल्कोहल का भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जल का आणविक जल का द्रव्यमान इतना हो गया, अब जल का हो गया। अब एथिल एल्कोहल का जो होगा द्रव्यमान कितना दिया? 92 ग्राम दिया गया। यही दिया गया, तुमने लिखा था। अब वहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से लिखा था, आपने देखा भी था। फिर मैंने जल का आणविक द्रव्यमान निकाला, तो पता है कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 18 ग्राम निकल के आया था। यही बात निकल के आया था। फिर मैंने एथिल एल्कोहल का देखो यहाँ पर निकाला गया कि C2H5O का आणविक द्रव्यमान, तो इसी तरह निकाले होंगे। कार्बन कितने नंबर पर? तो 6 नंबर पर। 6 दूनी क्या होता है? 12 होता है। देखो 6 दूना करते हैं, दूना हो गया। देखो 2 लिखा, 2 लिख दिया। हाइड्रोजन 1 नंबर पर तो 1 ही होता है, 1 का इसका भार 1 ही होता है, 5 है। ऑक्सीजन कितने नंबर पर? 8। 8 दूनी क्या होता है? 16 होता है, 16 लिखा। फिर 1 12 दूनी के, देखो 12 दूनी के 24 हो गया, 5 कम 5 हो गया, 16 कितना होगा? 17 हो गया। ये चित्र में लिखा 5 4 9, 9 में देखो 7 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 9 7 16 का 6 से लगाया, 1 हो गया। और 2 1 3 3 1 कितना हो गया? 4, इसलिए 4 लिखा कि तुम्हारे पास 46 ग्राम आया कि नहीं है। मतलब कि एथिल एल्कोहल का जो आणविक द्रव्यमान है कितना? 46 ग्राम आया कि नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग को ये सूत्र पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जल के मोलों की संख्या को निकालने के लिए तो आणविक द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान की बात किया जा रहा है कि नहीं। तो यही बोला कि जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों के, यही तो बोला कि दोनों को अनुपात, आपने विलेय और विलायक की बात किया गया कि नहीं। तो जल में किसका विलेयक है? तो एथिल एल्कोहल को बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बात किया गया कि H2O का द्रव्यमान और H2O का आणविक द्रव्यमान, इसका आपने पता है कि 72 होता है, लिख लिया। आणविक द्रव्यमान मतलब उसका भार कितना? 18 होता है। देखिए 72 18 लिखा गया कि नहीं लिखा गया? लिखा गया है। 18 चौक के 72 होता है, पता है, कट लेना। 18 चौक कितना? 72 होता है, 4 आता है, मतलब कि इसकी वैल्यू 4 आ गई। 4 मोल की बात कर सकते हैं। फिर इसी तरह एथिल एल्कोहल की बात, C2H5OH के मोलों की संख्या की बात की, क्या क्या मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सेम वही फार्मूला लगाएंगे, हाँ उसी तरह का रहेगा, बस जल के जगह हमको क्या एथिल एल्कोहल का फार्मूला रखना पड़ेगा। C2H5OH की बात करेंगे। देखो C2H5OH का द्रव्यमान, C2H5OH का आणविक द्रव्यमान की बात किया गया। अब C2H5 का आणविक द्रव्यमान हमने बताया था कि यहाँ पर कितना है? 92 ग्राम है। देखो 92 ग्राम के लिखा गया। हमने ये आणविक द्रव्यमान कितना निकाल के लिया? 46 ग्राम लिखा, बटे के 46 ग्राम, क्योंकि बटे में लिखा गया, बटे के 46 दूना के होता है 92 होता है। आपको का 6 दूनी के, देखो 2 छक्के 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर 2 चौके 8, 8 कितना हो गया? 9 हुआ कि नहीं? देखो ऐसे मैंने किया दिया था, 46 में 2 का गुणा कर दिया था। 2 छक्के 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर 2 चौके 8, 8 कितना हो गया? 92 आया कि नहीं? 2 बार में कट गया कि नहीं? तो हमने 2 बार में कट गया, 2 आ गया यहाँ पर। अब हमने फिर कहा कि कुल मोलों का, अब तो मोल तो जल का भी मोल निकाला हमने और एथिल एल्कोहल का भी मोल निकाला, तो कुल मोलों की संख्या, ये तो लिखा हूँ, कुल मोलों की संख्या का मतलब यहाँ पर जल प्लस हमारे पास किसी एथिल एल्कोहल, दोनों को जोड़ा गया तो 4 2 कितना निकल गया? 6 मोल आया कि नहीं है? 6 मोल की बात किया गया। लेकिन हमारे प्रश्न में बोल दिया कि भैया यहाँ पर दोनों का अलग अलग की बात, दोनों मोलों की बात किया, किसकी? दोनों को। तो जल का मोल प्रभाज N H2O बटे की N लिखा। N क्या है? तो हम कहें कि यही तो मोलों, कुल मोलों की संख्या लिखेंगे। यह NH2 क्या है? तो हमने कहेंगे, तो अभी तो हमने जल के मोल निकाला 4 आया था, यहाँ पे लिखा गया है ना, सॉरी यहाँ पे लिखा गया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, तो उसकी वैल्यू 4 है क्या? हाँ 4 बट्टी के 6 कहाँ से? 6 ये लिखा गया। तो देखो 2 से 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 बट्टी के 3 लिखा गया कि नहीं। अब इसको भाग देकर देख लेते हैं। 2 अंदर 3 बाहर, 0.0 बार 6 बार जाएगा 18 है, फिर 2 उतरेगा कट्टम कुट्टम, फिर 0 लगा 0 आएगा, फिर 2 छक्के 18, मतलब कट्टम कुट्टम फिर कट जाएगा 2 आएगा, मतलब कि इसे 6 6 7 भी बोल सकते हैं। तो इसे 0.066 7 भी बोल सकते हैं। फिर इसी तरह एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? बोलेंगे C2H5OH की बात करता है, इसका मोल प्रभाज क्या होता है? NC2H5OH बटे की N की बात करते हैं।
इसकी यदि वैल्यू की बात करें 2 होती है, कहाँ दिया गया 2, हम लोग के पास यहाँ दिया गया 2, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट निकाल कर लेकर आए 2। अब हमारे पास 6 कहाँ दिया गया, कुल मोलों की संख्या 6 बटे के सब 6। अभी मैंने फार्मूला में लिखवाया था, अभी मैंने आपको फार्मूला में लिखवाया था कि विलेय और विलायक लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो विलेय और विलायक में मैंने बताया था कि विलेय और विलायक में मैंने एक बात बताया, देखो मैं रेज करके लिख दे रहा हूँ कि मैं बताया था कि अभी मैं लिखवा कर आया था कि वहां पर कि एन ए बटे की एन ए प्लस एन बी, बताओ दोनों का योग है कि नहीं, ये दो मुकुल मोलों की संख्या क्या है, यही तो लिखा गया है। पहले की जल की बात किया गया तो जल वाला क्या निकला था मेरे पास, तो हमको पता चला 4 निकला था। अब इसकी वैल्यू 4 + 2 है, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो यही तो लिखा गया कि 4 बटे 6 लिखा गया, तो नहीं कि लिखा, तो इसी को तो हमने कट्टम किट्टम के 2 बटे 3 आया था कि नहीं आया था कि नहीं आया था, यहाँ पे आया था यही बात। तो इसी तरह तो हमने भी कहा कि एन बी बटे की एन ए प्लस एन बी, ये लिखा था एन ए बटे की एन बी। ये किसकी बात किया था, विलायक की बात किया था कि नहीं विलायक का, वो किसकी बात करते, विलेय की बात किया था कि नहीं विलेय का। तो विलेय में तो जल क्या है, विलेय करने वाला है, विलेय का मतलब है कि बात क्या किसमें विलेय हो रहे हैं, तो जल की बात किया गया है। अब विलायक का मतलब है यहाँ पर कि किसको हम विलायक करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब पढ़ाया और पीछे उसको वहाँ पर जगह देखेंगे तो विलेय और विलायक का एकदम अच्छे तरीके से वहाँ बताया गया। तो यहाँ पर मेरे पास जो तरीका जो दिया गया, दोनों इसी फॉर्मूले, इसको रखो या इस तरह रखो, दोनों तरीके से सेम बात है। ये मत समझना कि मैंने जो लिखवाया वो नहीं है, उसी तरह का सेम बात है, लेकिन उसी तरह का यहाँ पर समझने के लिए लिखा गया। तो यहाँ पर मेरे पास देखो 2 बटे के 6, 2 कहाँ से है, यहाँ पर 2 दिया गया, इसे 2 लिखा है 2 बटे के 6, इसको भी कट किया गया तो 2 3 2 1 कम 2 3 6, तो 1 बटे के 3 है। जब 1 बटे का 3 आ गया तो हमको भाग देने नहीं है, तो मैंने 1 लिखा, नीचे 3 बार 3 लिखा, तो दशमलव का लगे 0 3 1 कम 3 गया, फिर गया तो दशमलव, तो 1 को 3 3 9 है ना, सॉरी, तो यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा, 3 3 9, ठीक है, फिर दशमलव बार 0 जगह, तो फिर 3 3 मतलब 0.33 जाएगा है कि नहीं है। तो हमारे पास आंसर ये क्या आया था, क्या आंसर ये आया था कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, बताओ। तो इस तरह का जब आप मोल प्रभाव से क्वेश्चन आता है तो घबराना मत, आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से जुनून के साथ पढ़ना है। और आपको पता है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपके लिए कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं छोड़ा जाएगा जिससे कि आपको एक चैप्टर में हम लोग पढ़ा दिए हैं, आप कहीं से न्यूमेरिकल उठाओ, कहीं से बोर्ड का एग्जामिनेशन का उठा कर देखो, तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तुम खुद मुझे बताना। तुमको कमेंट नहीं मत करना, मैसेज तो कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है कि वहाँ से निकाल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए सुविधा बनाया गया है, क्योंकि हम लोग उसमें कोई नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की मैं बात करूँगा। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल के लायक होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल के लायक होता है, मंजिल उसको नहीं मिलती जो उसके लायक नहीं होता है। आज जानते हैं कि कोई भी काम करने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, पढ़ाई करने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, हर काम में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो सेकेंड प्रश्न क्या कहते हैं, द्रव्यमानानुसार दिया गया क्वेश्चन में, द्रव्यमानानुसार दिए गए हैं क्या, एक मिनट,
सही दिया कोशिश। 25% ग्लिसरॉल, 25% क्या है? ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। कि जली विलयन में, कि जली विलयन में, के जली विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश, ग्लिसरॉल के मूल अंश, मूल अंश की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। ठीक, प्रश्न हमारे पास यही चीज दिया गया। द्रव्यमान अनुसार 25 ग्राम ग्लिसरॉल दिया गया। ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है हमारे पास C3H8O3 की बात करता है। ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है हम लोग लिखते हुए चलेंगे, हर चीज को समझते हुए चलेंगे। पहली बात दिया गया है कि 25% ग्लिसरॉल में जली विलयन में, यही बात किया गया। मतलब कि जो 25% जो दिया गया विलय, हमने बार बार बताया कि विलय सदैव क्या होता है? कम होता है। विलय क्या होता है? सदैव कम की बात की। 25% दिया रहेगा तो उसको हम 25 ग्राम में भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर मेरी बात बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोगों को यहाँ पता चला कि 25 ग्राम दिया गया, लेकिन इसमें हमारे पास जो दिया गया है कि विलयन, आप बोला कि जली विलयन में, तो विलयन हमने कितना लेंगे? तो आप बताइएगा। मैं विलयन पढ़ाया के आया हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ भरने के लिए। हमसे पूछा जा रहा है विलायक, हमसे पूछा गया विलायक। आपको पता है कि विलायक ज्ञात करने के लिए विलयन क्या मानते हैं? 100 ग्राम मानते हैं। इसका मतलब 100 - 25 कर देंगे तो क्या विलायक निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि विलयन यही कहता है, विलयन यही कहता है कि, विलयन यही कहता है कि विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ये बेचारा सदैव कहता है कि मैं अत्यधिक कम की बात करता हूँ, ये बेचारा अधिक कहता है कि मैं अत्यधिक अधिक की मैं बात करता हूँ। समझ में आया कि नहीं? विलयन के बारे में यदि कोई पूछता है तो आप एक का बात कहिएगा कि विलेय सदैव छोटा है और विलायक सदैव बड़ा है। ठीक है, विलयन क्या होता है? 100 होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो बात दी जाती है बताई जाती है। आओ अब यहाँ पर कितना गया? 75 ग्राम आया कि नहीं है? बताओ 75 ग्राम आया कि नहीं आया? तो ग्लिसरॉल का आणविक द्रव्यमान निकालो पहले। लिखेंगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल C3H8O3 होता है। ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है C3H8O3 होता है। का आणविक द्रव्यमान, आप बताओ का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो कि नहीं? आणविक द्रव्यमान क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ नहीं करना। C3H8O3 कार्बन कितने नंबर पर होता है? तो कभी 6 नंबर पर होता है। 6 दूनी कितना होता है? 12 दुगुना करने पर 3 का मल्टीप्लाई। हाँ, हाइड्रोजन बेचारा 1 नंबर पर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पर 8 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है? 8 नंबर पर। 8 दूना कितना होता है? 16 होता है। गुणे में 3 का 2, 12 3 36 प्लस 8 कम 8, 18 3 54, अरे सॉरी 16 3 48, 16 3 48। देखो 8 8 16, 16 6 कितना हो गया? 22।
कहोगे 22 का क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 22 का हमने 2 लिखेंगे। 22 का क्या लिख देंगे, यहां पर 2 लिखेंगे। 4 3 7 7 1 क्या हो गया 8 8 9 92 आ गया। इसका कितना आ गया 92 ग्राम आया कि नहीं आया, बताओ इसका आणविक ग्राम कितना आ गया 92 आया कि नहीं, यही पे लिख दो 92 ग्राम। चलो यहां से ग्लिसरॉल का C3H8O3 का आणविक द्रव्यमान कितना, C3H8O3, तो कार्बन के 6 दूनी के 12 की बात किया गया, 3 था 3 लिख दिया। हाइड्रोजन 1 नंबर पर, इसलिए 1 का स्क्वायर करो तो 1 हो गया, 8 यहाँ पर 8 दूनी के 16 होता है, 16 लिख दिया गया क्योंकि यहाँ पर 3 है। अब 12 3 36, 8 1 कम 8 16 3 48 हो नहीं, 8 8 16 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2 3 4 3 7 7 2 कितना हो गया 9 92 ग्राम आया कि नहीं आया। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालो। ग्लिसरॉल का मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लिसरॉल के, अब तुम लोग बताओगे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या अब बताओ। मैं बता चुका हूं अभी कि मैं कैसे निकालता हूं, तुमको बताया गया है, क्या बताया गया था कि ग्लिसरॉल का आणविक द्रव्यमान, ग्लिसरॉल का क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, ग्लिसरॉल का द्रव्यमान पहले लिखो, द्रव्यमान, फिर ग्लिसरॉल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। देखो इसी पर लगे क्या, हाँ यहां पर मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी दिया गया ग्लिसरॉल का 75 की बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे, तो कहोगे 75 क्यों नहीं है। यहां पर तुमसे कोई बात बोलेगा ग्लिसरॉल में तो हम उन्हें क्या बात करेंगे, कितना दिया गया है। पहले देखो बिलिए कितना दिया गया था ग्लिसरॉल, यहां बोला कि 25% ग्लिसरॉल, तो ये तो हम लोग निकालने विलायक ना, उससे हम नहीं मतलब 25 बटे के। अब इसका कितना आणविक द्रव्यमान कितना निकालो 92 ग्राम, 92, ठीक, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका हम लोग कट्टम पिट्टम करेंगे, जो आएगा वही मेरे पास आएगा। यदि मैं इससे काटता हूं तो 0.27 आएगा, कितना आएगा 0.27 है, किसका आएगा ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, किसकी आएगी ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या की यदि बात किया 0.27 की बात किया जाए। कैसे काटे हैं तो हम लोग यहाँ पर लगाए के करेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन हम कर सकते हैं। 25 लिखो, 92 लिखो, डेसिमल बार 2 बार ले जाओ, 2 4 2 9 18, क्यों 3 9 27 हो जाएगा, इसे 3 बार नहीं जाएगा। यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ गया मेरे पास 6, यहाँ पर 7 4 हो गया, 6 बचेगा 4 4 5 6 सही बचेगा, कट्टम कुट दशमलव है जाएगा ही नहीं, फिर 0 बार, फिर कितनी बार 7 बार ले जाओ, 7 दूनी के 14 का 4 से लगा 1, 7 9 63, 63 कितना हो जाएगा 64। बताओ सही कि दशमलव 2 बार की बात किया गया कि नहीं किया गया, तो इसी चीज़ की बात किया गया। तो हमको जो बात किया गया है तो हमारे पास यही आया, तो क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0.27 मोल आया कि नहीं आया, यही है। अब इसके बाद हम लोग जल का मोलों की संख्या निकालेंगे, H2O के मोलों की संख्या। आप खुद बताओ, इसका तो तुम लोग को याद होना चाहिए मोलों की संख्या। फिर सेम इसी तरह का जल का द्रव्यमान बटे के जल का आणविक द्रव्यमान। कितने लोग को याद होगा जल का आणविक द्रव्यमान, मुझबानी बताओ मुझे। आणविक बताओ तुम लोग भाई, तो कहोगे कि जल का द्रव्यमान हमको पता है कि
यहाँ पर 75 ग्राम की बात किया गया था, क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग परेशान थे। 75 लिखा गया, बट्टे के कितना लिखेंगे, तो हमारे पास जल का आणविक द्रव्यमान कितना 18 होता है। अब इसका भाग दे दो, कितना आएगा, जो आएगा वो हमारे पास, इसका भी भाग दो। 75 में 18 तीन कितना 54 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 18 चौके 72, 4 बार जाएगा हमारे हिसाब से, 18 चौके 72, कट्टम 3 बचा, दशमलव बार जाएगा, 0 उतरेगा, 18 कट्टम 36, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार, मतलब कि इसका लिखेंगे 4.1, कितना आएगा 4.1 की बात करें, कितना की बात करेंगे 4.1 की बात कर सकते हैं। दशमलव के बाद एक स्थान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ लिखा गया है कि नहीं, जल के मोलों की संख्या, तो यहां पर तुम्हारे पास कुल मोलों की संख्या, मतलब कुल की मोलों की संख्या की यदि बात किया जाए जोड़ देंगे तभी तो निकालेंगे, फिर उसका ग्लिसरॉल निकाल लेंगे। ये मैं तो यही सिखा कर आया था। चलो कहेंगे कि हम सूत्र पर डायरेक्ट रख के बताइए, मत इतना की चाहिए। हाँ लो सूत्र, इसको मान लो कि हमने मान लिया संख्या दिया गया, तो इसको मान लिया NA मान लिया, इसको मान लिया NB मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान देना। ग्लिसरॉल का बस बोला गया कि मोल, लोग लिख लिया C3H8O3 का मोल अंश। अब देखो मोल अंश की बात की है कि बराबर NA बट्टे के, क्योंकि इसी की बात तो पूछा गया ग्लिसरॉल का, NA प्लस NB। अभी मैं अलग अलग करता, लेकिन तुम्हारे पास लगा कि फार्मूला तो हल ही नहीं कर रहे हैं, फार्मूला हल कर, एक ग्लिसरॉल रेज कर रहे हैं। ग्लिसरॉल का भार तुमको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ग्लिसरॉल का भार क्लियर है ना, भार तब तुमको निकालने आ गया आणविक द्रव्यमान। अब यही थोड़ा सा इसको इधर रिटर्न लेंगे, अब इसको हल करना है ना। देखो हम लोग इसी जो इसको हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, बोला गया है कि NA इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 0.27 है, 0.27 है बट्टे के। अब फिर क्या 0.27 प्लस, फिर क्या NB की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास NB है, 4.1 की बात कर लो, तो 4.1 एक ही स्थान ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.27 बट्टे के, इसको यदि मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और मेरे पास 4.37। तो मान लो कि यहाँ पर हमने क्या किया कि 100 का मल्टीप्लाई नीचे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए। अब दशमलव हटाने के लिए क्या 27 बट्टे के 437 आ गया। अब इससे यदि हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.061 की बात करेगा, 0.061 की मोल की बात करता है। तो यहाँ पर जो बात कहा गया था निकालने के लिए, तो हम लोग के पास यही निकल के आएगा। क्लियर है कि नहीं? आओ एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग को यहाँ पर लगाया गया है। ये हमारे पास क्या है, सूत्र की बात की जो मैंने लिखवाया उसी पर है। ये देखो डायरेक्ट मैंने लगाया, मैंने अभी ये और ओपन करता तो मैंने पहले दोनों मोलों की संख्या निकालता, फिर उसके बाद मैंने करता, लेकिन तुम लोग को लगा कि हम लोग सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या कहा, फार्मूले का प्रयोग कर दिया। देखो द्रव्यमान का 25% ग्लिसरॉल दिया गया है, पहले लिख लो तो फिर उसके आगे मैं बात करता हूँ। देखो द्रव्यमान का 25% ग्लिसरॉल की बात किया है। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या है, C3H5OH होता है। सॉरी, ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, C3H8OH3 होता है, ग्लिसरॉल में होता है। सॉरी गलत हो गया था, यहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था। कहा कि जल का बोल गया, देखो जली बिलियन की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। 100 की बात किया, जल आपको पता होना चाहिए कितना है। बिले 25 ग्राम, बिले कितना दिए गए 25 ग्राम, क्योंकि पहले बोल दिया गया। बिलियन हमने मान लिया है कितना है 100 ग्राम। विलायक हमको नहीं पता था तो हमने क्या किया, घटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग को बताया गया है, सारा चीज बताया गया है कि
विलेय और विलायक का जो योग होता है वही विलयन होता है, तो वही घटा दिया जाएगा क्योंकि इतना क्लियर हो गया 75 ग्राम। अब उसके बाद हम लोग ग्लिसरॉल का आणविक द्रव्यमान निकाला था तो 92 आया था, यही हम लोग निकाले थे, इसका हम लोग निकाले थे तो हम लोग कितना 92 ग्राम आया था आणविक द्रव्यमान, यही हम लोग निकाल के आया था आणविक द्रव्यमान 92 आया था। तो हमने कहा कि इसका फार्मूला पर रख दीजिए कि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला कि ग्लिसरॉल का द्रव्यमान बटे ग्लिसरॉल का आणविक द्रव्यमान, तो सूत्र तो लिखा गया यहाँ पर जिसको हमने ये मान लिया। फिर कहा गया कि जल कैसे आपने मान लिया, क्योंकि यहाँ पर जली बोला गया है, प्रश्न में हमारे जली दिया गया है, जब जली दिया गया तो जल क्यों ना माने, तो जली के बाद किया गया जल, तो यहाँ पे H2O लिखा गया, जल के मोलों के बाद इसको NB से दर्शाया गया, तो बोला गया कि यहाँ पे इसका यह फॉर्मूला हो जाएगा जैसे अभी जस्ट देख कर आए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कैसे हमको पता चलेगा द्रव्यमान का, तो हमने कहा था कि रुक जाओ भाई, हमने 75 ग्राम हमने निकाल के विलायक रखा भी था, तो ये 75 ग्राम है। अब हमारे पास जो दिया कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना था 18 था, तो जल का भार कितना था 18 होता, सबको पता है। हमने इससे भाग दिया तो 4.1 आ गया, इससे भाग दिया गया 0.27 मोल की बात किया गया। अब हम लोग को पता चला कि मतलब अपने प्रश्न में ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बस पूछा गया। यदि जल के मोलों की संख्या का बात करता तो हम क्या लिखते हैं, यहीं पर बस बदल जाता डायरेक्शन बदल जाता कि यहाँ मैं लिखता H2O क्या मोल अंश बराबर NB बटे कि Na प्लस NB। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है, ये लगता, तब ये वाला नहीं लगता। लेकिन हमारे प्रश्न में ये चीज पूछा गया, ये चीज नहीं पूछा, तो कोई पूछे इससे कोई घबराने की बात नहीं है। देखो दोनों मैंने पहले निकलवा दिया, पहले पॉइंट क्वेश्चन में दोनों निकलवाया, लेकिन दूसरी बार जो क्वेश्चन की बात किया तो उसमें मैंने एक की बात किया, इससे तुम्हारा डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ क्या होगा, क्लियर हो गया, जो कि हमारे पास इसी चीज़ का यहाँ पर मैंने Na की जो वैल्यू है, Na की वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा कि 0.27, तो हमने कहाँ रखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा है 0.27 रखा है। अब उसके बाद Na प्लस NB की बात किए गए, तो Na ये है, NB ये है, जोड़ दिया गया है, दोनों को जोड़ने पर 4.37 आया। तो हमने क्या कि 100 का मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो 2 अंक के बाद ऊपर 10 लगा, 2 अंक के बाद इसे लगा है, तो दोनों में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास बोला कि 27/437 आ गया। जब 27/437 आ गया तो हमने क्या किया कि इसको भाग दिया, 0.061 बार गया। कितने बार गया, तो 0 पर भाग देकर देख लेना कि भाई कितने बार, 27 अंदर लिखो और 437 बाहर लिखो। अब इसको भाग दोगे 10 मोलो बार ले जाओ, 0 उतरेगा, तो जाएगा नहीं जाएगा, फिर 0 बार ले जाओ, फिर 0 बार, फिर 6 बार ले जाओ, तो 6 बार ले जाओगे। ये भी लिख सकते 0.06 भी लिख सकते, तब भी आंसर सही है, गलत नहीं है, क्योंकि वहां भी तुम्हारे लिए क्या आंसर सही होगा। तो इस तरह की यदि बात किया जाएगा तो हम सवाल लगा सकते हैं। तो आज के हम लोग के प्रक्रिया में मोल प्रभाज के बारे में देखा, मोल प्रभाज कैसे काम करता है, मोल प्रभाज के सवाल किस तरह का आती है। यदि मोल प्रभाज डिफिनेशन की बात किया जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि डिफिनेशन में कि किसी विलयन की उपस्थिति में एक घटक होगा, और घटक में क्या बात किया जाएगा, विलेय और विलायक के जो मोलों की संख्या के अनुपात होता है, विलेय और विलायक क्या मोलों की संख्या के अनुपात की जो बात करता है वही मूल अंश कहलाता है। सही तो बात, यही तो हम लोग बात पढ़ रहे हैं प्रश्न में। देखो यहाँ पर विलेय और विलायक की बात किया गया कि नहीं, विलेय और विलयन की बात किया गया, तो विलायक में बात किया गया, तो देखो विलेय और विलायक है कि नहीं है, देखो दिया गया कि नहीं दिया गया, सारी चीज तुमको खुद ही प्रश्न में देखने को मिल रहा है। जो ऐसे देखो कोई बात नहीं कि हम लोग जादू टोना करते, नहीं, हम लोग चाहते हैं किताब को छपवा कर तुमको चले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग की इच्छाएं नहीं होती। हमारी इच्छा ये होती है कि तुमको कैसे सिखाया जाए। सीखने के अंदर जान होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पैदा होना चाहिए। ये तुम्हारे इतना साहस है ना, तो कोई तुम्हारी कलाल नहीं है कि तुमको इस सवालों को नीचे गिरा सकते। इस टाइप का कोई भी सवाल आए मूल अंश पर, तुमको कह दे रहे हैं कि तुम बता देना कि स्टूडेंट भी सूर्यकांत से मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक भी सवाल नहीं देखने को मिला, तो फिर जो कहोगे वो मान लेंगे। लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पर, जो कि तुमको ये सारी चीज़ें देखने के बाद बोर्ड में देखने को मिला। 2026 में तुमको हम लोग देखेंगे, हम लोग बोले भी हैं कि 2026 में हम लोग पेपर में दिखाया जाएगा कौन कितना पढ़ाता है। लेकिन हम लोग रिविजन अक्टूबर में जाते थे, सितंबर या अक्टूबर में हम लोग रिवीजन की पॉइंट लेके वहाँ पर शॉर्ट पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम लोग भी मतलब कि पूरा डिटेल पढ़ाया जाए, डिटेल
अभी हम लोग डिटेल पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही खत्म होगा, कंप्लीट होगा, वहाँ पर पूरा एकदम शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। सोचो वहाँ पर डायरेक्शन अभी तक बन रहा है। हमारी जो टीम है स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल की जो टीम है वो अपना काम कर रही है। ये जरूरी तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाते जा रहे ये सब ओ मानो बात। हमारे साथ काम हो रहा है, बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी घड़ी का। कहते हैं कि यदि हम शांत बैठे हैं तो ये मत समझो कि हम मूर्ख हैं। शांत वही बैठता है जिसके पास बहुत बड़ा कोई एक प्लान होता है, बहुत बड़ा एक उसके पास अच्छा से सबूत होता है। वो नहीं बैठता है जो बार बार घबराता है, बार बार बोलता है, बार बार चिल्लाता है, सोचना कि वो उसके पास प्लान नहीं होता है। इसीलिए कहा कि अलग अलग अगर ये छलकत जाए, आधा ज्ञान पैदा होने के बाद हम लोग छलकते उछलते हैं। आज जिसको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कभी नहीं भूलेगा, स्थिर रहेगा, शांत स्वभाव का रहेगा, तो सारा चीज़ें मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। तो आज का सेशन यहीं पर रहेगा। आप हम लोग कल फिर मिलते हैं। कल क्या करेगा आप पढ़ लीजिएगा। विलेयता, मैं बता दूँ, विलेयता पढ़ लेना, हेनरी के बारे में पढ़ना और राउल्ट्स के नियम की बात कल किया जाए। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 पॉइंट्स कल ख़त्म किया जाएगा। ठीक है।